अरशद शरीफ के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें एक चीज़ का पहलू नज़रअंदाज सब कर रहे हैं कि ये मामला एक इंसानी जान के जाने का है। एक नामवर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट टीवी एंकर, उसको असैसिनेट किया गया। उसके फैक्ट्स हक़ाइक़ क्या हैं उसको जानने की कोशिश है, जुस्तजू है सबकी और ख्वाहिश है सबकी कि ये वाक़यात जो पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर होते हैं, पाकिस्तान से ही बाहर हुआ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ, इसका सिलसिला रुक जाए। उसके अंदर कुछ ऐसे नाखुशगवार बयानात अगर सामने आ जाएँ तो मामले की ख़राबी तो हो सकती है, बेहतरी की गुंजाइश बहुत कम निकलती है। इल्ज़ाम तराशी या शक का इज़हार किसी हद तक फैमिली को राइट रहता है ऑलवेज़, उसको आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अहले खाना जो है उनको किसी पे शक हो, किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहें तो आपको उनको ये हक़ उनको देना पड़ता है कि उंगली उठा के किसी को कह सकें। लेकिन सियासी बुनियादों के ऊपर या पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स वो जलती पे तेल का काम करते हैं, आग लगा देते हैं। और इसी तरीके से कुछ बेहिसी के या इज़हार होता है बाज़ बयानात से, वो भी गुरेज़ करना चाहिए। मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया, मुझे पढ़ के ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उनकी वालिदा या उनकी दीगर जो अज़ीज़ो अकारब के मौके के ऊपर अगर किसी ने सियासी बुनियादों के ऊपर ऐसे बयानात दिए थे तो वो घटिया हरकत थी। घटिया हरकत को आप उसी जैसी एक हरकत के साथ मुआवजा करके या बराबरी ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें वो जो कॉफ़िन है उसको एयरपोर्ट पे लाया गया जिस तरीके से, उसके साथ उन्होंने अपनी दादी का या अपनी वालिदा का वो हवाला देकर उसको कहा कि मैं चाहती तो नहीं लेकिन कर रही हूँ। बहुत बेहिसी का इज़हार हुआ इस ट्वीट से। मैं ज़ाती तौर पर बहुत दुखी हुआ। मैं सोचता रहा कि उसके जो अरशद शरीफ के घर वाले हैं वो क्या सोच रहे होंगे इस मौके के ऊपर। बाकी तो सियासत चलती है, इससे गुरेज़ करना चाहिए था। लेकिन ये तो बेहिसी का एक हिस्सा है। लेकिन जो सियासी कशीदगी है, जो आग है, वो इमरान खान के बयानात देखता हूँ तो उसमें और भी ज़्यादा नज़र आती है। इमरान खान ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं आज, मैं आपको अभी प्रोग्राम के आगाज़ में पहले वही दिखाऊंगा, जिससे लगता ये है कि वो वेल अवेयर थे कि अरशद को टारगेट किलिंग की जाएगी अरशद की। उसके पीछे कौन था इससे भी वो वाकिफ़ थे और वो कह रहे हैं कि मैंने ही अरशद को कहा था कि पाकिस्तान से चले जाओ। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है, छोटा बयान नहीं है, बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इससे ये लगता है कि उनको पूरे हक़ाइक़ से बाखबर थे। मैं पहले वो बयान सुनाता हूँ फिर आगे चलते हैं। अरशद शरीफ, इसको जब धमकी आई, नामालूम नंबरों से धमकी आई, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। जब आज से चंद माह पहले इमरान खान की अप्रैल के महीने में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और उसके बाद ये इनका बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू हुआ, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। पहले ये नहीं था, पहले सेम पेज 4 साल सुनते सुनते हम थक गए थे। तो मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा अंदेशा जिस बात का था, ये नहीं था कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान दे रहे हैं तो उससे क्या होगा। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान आप दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आपकी सियासत से उसका इजहार भी होना चाहिए कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपकी पूरी सियासत या जिद्दोजहद जो है उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। आप सेम पेज से एकदम जंप करके सीधा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकते। वो हुकूमत गिरने के बाद जो इन्होंने गुस्से का इजहार किया था, तो उसमें जो चीज़ मुझे परेशान करती थी, क्योंकि ये हर नौजवान को अपील करते हैं, अभी भी करते हैं, जब ये तकरीर करते हैं तो इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नौजवानों पे मुश्तमिल है। तो उनके अंदर जब इश्तहाल आता है किसी बात के ऊपर, तो उनको दुरुस्त और गलत को परखने के लिए टाइम कम मिलता है, वो जज्बाती तौर पर उसका रद्द-ए-अमल करते हैं। तो जब बराह रास्त किसी चीज़ के ऊपर एलिगेशन लगाया जाए, इमरान खान ये कहें कि 4 लोगों ने मेरे ऊपर साजिश की है मारने की, और अगर तो इनके पास एविडेंस हो तो फिर तो कोर्ट ऑफ लॉ में उन लोगों 4 को पकड़ के सज़ा दे देनी चाहिए। लेकिन उसके बगैर अगर ये बयान दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक रहम करे, वो कोई ऐसा सानेहा हो जाए तो उसको संभालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए इसमें लीडरशिप का इम्तहान होता है, जो इमरान खान मुझे नहीं लगता कि उसमें कामयाब हो रहे हैं। लीडरशिप का इम्तहान तो फिर अरशद शरीफ के वाक़े का आपको पता था, तो आपने धरना और प्रोटेस्ट बाद में जो करनी है, तो अरशद शरीफ के मामले में आए, अभी डी चौक में आके खड़े हो जाए। एक जान चली गई है ना आपकी, इसी जिद्दोजहद में उसका भी हिस्सा है, बहुत ज़्यादा हिस्सा है। वो बड़ा ज़ोर शोर के साथ रिपोर्ट करता रहा, कई सालों से तवातर के साथ रिपोर्ट करता रहा। जब से पानामा का शुरू हुआ था तो दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों मैंने प्रोग्राम किए होंगे, तो शायद उससे भी कई गुना ज़्यादा अरशद शरीफ ने किए होंगे। तो अब तो उसकी जान चली गई है। सबसे पहले तो PTI को उसी के लिए बाहर आ जाना चाहिए।
दूसरा स्टेटमेंट भी उनका जो है वो भी टारगेटेड स्टेटमेंट है। अगर तो जिसकी तरफ उनका इशारा है उस शख्सियत का ऐसे वाक़यात के अंदर रोल है, तो उस इदारे के अंदर एक मैकेनिज़्म मौजूद है अकाउंटेबिलिटी का, उस इदारे को उसके ख़िलाफ़ एक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये उससे हट कर है तो अगेन ये एक फसाद वाली कैफियत है। वो सुनिए क्या कह रहे हैं। इस्लामाबाद में जब से एक डर्टी हैरी आया है, डर्टी हैरी वो है, आपने वो फिल्म देखी होगी डर्टी हैरी की, वो एक ऐसा कोई सिपाही था जो कि बस बंदूक का फैसारों को इधर उधर गोलियां मारता फिरता था, उसका नाम डर्टी हैरी रखा हुआ था। ये इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आ गया, और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है कि ये जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया डराने के लिए बाकियों को। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। अब शहबाज गिल ने या आज़म स्वाति ने जितनी मर्जी गलत बयान दिया हो, उसको अगर नंगा करके या जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि सेक्सुअल टॉर्चर किया गया, तो वो दुरुस्त नहीं था। मैं तो उसकी मज़म्मत करता हूँ पुरज़ोर अल्फाज के अंदर। तो इसका कोई मैकेनिज़्म, कुछ तो तरीका होगा आगे बढ़ाने का। सड़कों के ऊपर नारे मार के दोबारा फसाद तो बढ़ सकता है, हल नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक्शन लिया और जुडिशल कमीशन बनाया। जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए, लेकिन दो मुल्कों के अंदर इसका दायरा कार कैसे होगा, क्योंकि हमारी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होंगी। तो क्या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज़्म होगा? कैसे जाना जाएगा कि अरशद वाली कार के ऊपर फायर किसने खोला, किसके हुक्म पे खोला? अरशद ड्राइव नहीं था कर रहा, दूसरी साइड पे बैठा हुआ था, तो ड्राइवर की बजाय अरशद को क्यों गोलियां मारी गई? ये बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सुनिए प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। कल केन्या में हमारे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे, और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी बेलाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। जस्टिस अतर नेल्ला बहुत ही ऑनरेबल आदमी है। आई होप कि इसके ऊपर वो एक स्पीडी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, या जुडिशल कमीशन जो बहुत ही कलील मुद्दत में, कोई 2 हफ्ते के अंदर, 15 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट बनाए और उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाए पार्लिमान के अंदर और पब्लिक किया जाए और उसके ऊपर डिबेट की जाए। और फिर जो भी हक़ाइक़ सामने आते हैं कि पाकिस्तान से अरशद को क्यों जाना पड़ा, दुबई के अंदर उसका क़याम क्यों तवील नहीं हो सका, क्या यहाँ से कोई ख़त गया उसको डिपोर्ट करने के हवाले से, दुबई से उसको कीनिया क्यों भागना पड़ा, क्या उसके ऊपर कोई हेड मनी थी? कुछ पीटीआई के लोगों ने बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया। अगर हेड मनी थी तो उसके पीछे मुहरक़ात क्या थी? क्या केपी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा थ्रेट अलर्ट था जो अरशद के हवाले से जारी किया हो? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब मेरे ख़्याल में बहुत भारी ज़िम्मेदारी है हमारी अदलिया के ऊपर, उसे निभानी चाहिए। GHQ की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और उनको उसका क्रेडिट देना चाहिए कि जिस वक्त सब तनकीद कर रहे हैं उन्होंने एक रास्ता खोला है और ख़ुद बोला है कि हम ख़त लिख रहे हैं हुकूमत को कि इसके ऊपर कमीशन बनाए और फैक्ट फाइंडिंग की जाए। अब फैक्ट फाइंडिंग में उन्हें खुले दिल के साथ ताउन करना चाहिए। आई होप कि पूरे यकीन है मुझे कि उनका कोई इसमें किरदार नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एलिमेंट का रिमोटली भी 100 मील दूर से भी कोई तल्लुक़ वास्ता बनता हो तो उस किरदार को सामने बेनकाब करने में उन्हें अपना पूरा रोल और पूरी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। DGISPR ने इस हवाले से खुद एक स्टेटमेंट दी है, सुनिए क्या कह रहे हैं। हम सबको अरशद शरीफ की नागहानी वफात पे बहुत तकलीफ है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हमने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि हाईएस्ट लेवल की तहकीकात होनी चाहिए। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाज़ बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत ज़रूरी है ताकि इन सबको ये जवाब मिल सके। जो कीनिया का इलाका जहाँ ये वाक़या पेश आया है वो अजीबोगरीब सा इलाका है। मुझे नहीं मालूम कि अरशद को वहाँ पर क्यों जाना पड़ा उस इलाके के अंदर। वहाँ अरशद को नहीं होना चाहिए था उस इलाके के अंदर, लेकिन दुबई से जो अभी तक की मेरी इत्तला है कि ये उनके वकील और मुख्तलिफ उनके जो क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी वसातत से मुझे पता चला कि उनके पास ब्रिटिश वीज़ा नहीं था
और दुबई अथॉरिटीज़ की जानब से दबाव आया वहाँ से निकलने के लिए। एक ही रास्ता उन्हें मिला कि वीज़ा फ्री एंट्री के लिए, तो वो कीनिया चले गए। अब कीनिया का ये इलाका जिन 2 लोगों के पास गए थे वो भी मालूम नहीं कि वो 2 लोगों से उनका ताल्लुक़ वास्ता किसने बनाया, क्योंकि 2 लोग अरशद के वो एटलीस्ट दोस्त नहीं थे अभी तक का जो मेरा नॉलेज है। ना वो खुर्रम उसका भाई था ना दोस्त था, वो दूसरा शख्स जिसको कॉल किया गया वकार, ना वो उसका भाई था ना दोस्त था। तो ये लोग कौन थे, कैसे आपस में कनेक्शन बना? अगर किसी ने कंप्रोमाइज़ किया या कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जिसकी बुनियाद के ऊपर अरशद को टारगेट किया गया, तो वो करैक्टर कौन था, वो किरदार कौन था? इसमें शायद दोनों मुल्कों को ताउन करना पड़े। ये हमारा काम हमारी कोई सिक्योरिटी एजेंसी कर सकती है और उधर से कीनिया की कोई सिक्योरिटी एजेंसी कर सकती है। DGISPR इसके ऊपर बोलने हैं, मैं खुश हूँ कि इसके ऊपर खुले दिल से बोल रहे हैं। अब इसके अंदर उनको रोल अदा करना चाहिए अपना। GHQ को पूरा वज़न डालना चाहिए इस मामले के अंदर कि पूरी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं कीनिया से वो पाकिस्तान आए और पार्लिमान में टेबल हो, ताकि उसकी एक ओनरशिप हो, पाकिस्तानी अवाम की ओनरशिप हो, दिखाएगा दूसरा हिस्सा उनका। मैं समझती ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे, और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सो दिस स्पेकुलेशन हैज़ टू कम टू रेस्ट एंड वी हैव टू पुट इट टू एन एंड। इस अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है, किसको, हु इज़ द बेनिफिशरी ऑफ दिस थिंग, जो ये स्मेयर कैंपेन चलाई जा रही है। इसी वजह से हमने ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आखिरी इनका हिस्सा है, उनके खिलाफ कार्रवाई अभी मेरे ख्याल में मौखर ही रहनी चाहिए। पहले तफ्तीश इस बात की होनी चाहिए और उन लोगों को इल्ज़ाम लगाने वालों को भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि फ़साद लगाने के लिए ना एक चंगारी चाहिए। पाकिस्तान के जो हालात हैं, आधे से ज़्यादा मुल्क बाकी आधे मुल्क को गद्दार डिक्लेयर कर रहा है, पब्लिकली कर रहा है, उंगलियाँ उठा रहा है। आर्मी चीफ़ के ऊपर कभी पाकिस्तान में ऐसी पॉलिटिक्स के अंदर ऐसी एटलीस्ट ये अलगार नहीं हुई जो अभी हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ कहा और लिखा जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। ये वो हिस्सा है जो कौमों को तकसीम करने वाला है। इस कौमों की तकसीम वाले इस ख़तरे से बचने के लिए थोड़ी सी समझ बूझ, थोड़ा सा हौसला और बहुत बड़ी बर्दाश्त दिखा के आगे निकलना पड़ेगा। तो तहकीक करें, हक़ाइक़ सामने आए, फिर पता चले कि कल्प्रिट्स कौन है। उसके बाद किसी के ऊपर आपको आगे काम करना हो तो करना चाहिए। उस सबसे पहला और प्राइमरी जो इस वक्त फोकस है वो तहकीक के ऊपर ही रहना चाहिए। हक़ाइक़ क्या है वो सामने आने चाहिए।